साल है 2067। पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी है। ग्लोबल वार्मिंग और परमाणु युद्धों के कारण धरती पर ऑक्सीजन की भयानक कमी हो चुकी है। इंसानियत अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है और ऐसे में एक आदमी, इथन, बनता है इस कहानी का अनचाहा नायक। 2067 मूवी की शुरुआत एक भयानक भविष्य से होती है। तेज सूरज की तपिश ने इस दुनिया के लगभग सारे पेड़ पौधों को जलाकर राख कर दिया है। हर तरफ धुएं का गुबार है, जिससे हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस जहरीली हवा की वजह से लोग एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। दुनिया की ज्यादातर आबादी खत्म हो चुकी है। बस कुछ गिने चुने लोग ही एक खास शहर में किसी तरह जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन इस शहर में भी जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ भी हवा में ऑक्सीजन नहीं है। लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मास्क पहनकर जिंदगी जी रहे हैं। ये ऑक्सीजन एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्रोजेक्ट से आता है, जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसी कंपनी के कंट्रोल में शहर की पूरी बिजली और ऊर्जा व्यवस्था भी है। इस कंपनी की एक अंडरग्राउंड सुरंग में कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये लोग उस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को बनाए रखने के लिए जरूरी ईंधन और मशीनों की देखरेख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक साइंटिस्ट हैं रिचर्ड, जिनका बेटा है इथन। इथन इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में जी रहा एक साधारण लड़का है, लेकिन उसकी कहानी असाधारण होने वाली है। कहानी में एक इमोशनल मोड़ तब आता है जब इथन का जन्मदिन आता है। उसके पिता उसे एक छोटा सा बॉक्स गिफ्ट करते हैं। इथन हैरान होकर बॉक्स खोलता है और उसमें एक अजीब सी घड़ी जैसी डिवाइस निकलती है। जैसे ही इथन उसे छूता है, वो डिवाइस उसके हाथ से चिपक जाती है और अचानक उसके हाथ से खून बहने लगता है। इथन घबरा जाता है। वो दर्द से कराह उठता है और उस डिवाइस को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वो रोने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत उसकी कलाई को जकड़ रही हो। इथन की माँ दौड़ते हुए आती है। वो घबराई हुई है और चिल्लाकर कहती है, तुमने ये क्या कर दिया? लेकिन उसके पिता रिचर्ड शांत रहते हैं। वो इथन से कहते हैं, बेटा, ये डिवाइस अब तुम्हारे हाथ में ही रहेगी। यही तुम्हारी पहचान बनेगी और तुम्हारा भविष्य तय करेगी। ये कहकर रिचर्ड वहां से निकल जाते हैं, जैसे कुछ बड़ा छिपा हो उनके दिल में। कुछ देर बाद रिचर्ड का फोन इथन को आता है। रिचर्ड कहता है, तुम और तुम्हारी माँ थोड़ा बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इथन और उसकी माँ दोनों डिसइंफेक्शन मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं। रोड पर धीरे धीरे चलते हुए वो उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ रिचर्ड इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। गोलियां चलती हैं और इथन की माँ को गोली मार दी जाती है। इथन चीखता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। हमलावर उसकी माँ का मास्क उतारते हैं, उसका चेहरा पहचानते हैं और फिर उसका शरीर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इथन वहीं जमीन पर बैठा चिल्ला रहा होता है, पापा प्लीज बचाओ। लेकिन रिचर्ड वहां नहीं आता। तभी वहां एक और शख्स आता है, जूड। वो इथन को उठाता है, उसे एक नया आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और उसे वहां से बचाकर ले जाता है। अब इथन क्रोनिकॉर्प कंपनी में काम कर रहा होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक वर्कर बन जाता है। उसकी ड्यूटी है पावर सिस्टम्स को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर रिपेयर करना। एक दिन अचानक कंपनी में पावर फेल हो जाती है। एक बड़ा अलार्म बजता है। अगर 30 सेकंड के अंदर ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो एक भयानक ब्लास्ट हो सकता है। इथन भागकर उस सिस्टम तक पहुंचता है। अपने पूरे साहस और स्किल्स के साथ वो सिस्टम को रीसेट करता है और ब्लास्ट रोक देता है। इस बहादुरी के लिए उसे कंपनी के हीरो की तरह देखा जाने लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और भी चल रहा होता है। काम खत्म होने के बाद सभी वर्कर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों को स्कैन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों का मास्क हटाया जाता है और नई डिवाइस लगाई जाती है। लेकिन तभी एक वर्कर अचानक उल्टी कर देता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हर किसी के शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत से लोग इसके कारण बीमार हो रहे हैं और कुछ तो धीरे धीरे मर भी रहे हैं। इथन ये सब देखकर अंदर से हिल जाता है। वो समझ जाता है कि ये तकनीक अस्थायी है, ये मानवता का असली समाधान नहीं है। फिल्म का माहौल बेहद डरावना और अजीब होता है। तभी एक भयानक सीन दिखाया जाता है। एक आदमी खुद को आग लगाकर जिंदा जला रहा होता है। ये दर्दनाक मंजर इथन की आंखों के सामने घटता है। आग की लपटें उठती हैं और चीखें हवा में गूंजती हैं। तभी स्क्रीन काली हो जाती है और मूवी का टाइटल उभरता है, 2067। अब कहानी की शुरुआत होती है। हमारा हीरो इथन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा होता है। घर में टीवी चल रहा है और न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जा रहा होता है कि ऑक्सीजन सिकनेस की वजह से शहर में लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। एक एक करके जिंदगी खत्म हो रही है। तब क्रोनिकॉर्प कंपनी के बारे में पता चलता है। ये कंपनी ऑक्सीजन सिकनेस का इलाज ढूंढने में लगी होती है। जैसे ही टीवी पर इथन के पिता रिचर्ड का नाम आता है, इथन गुस्से में आकर टीवी बंद कर देता है। उसी वक्त उसकी पत्नी अपने काम से घर लौटती है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एक और झटका लगता है।
अचानक ईथन की पत्नी खून की उल्टी करती है और वही बीमारी उस पर भी असर दिखाने लगती है। ईथन चिंता में डूबा होता है, तभी अचानक कुछ गार्ड्स आते हैं। वो उसे ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती उसे बुलाया जा रहा होता है। ईथन डर जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त जूड आता है और कहता है, चलो देखते हैं क्या चल रहा है। नीचे पहुंचने पर उनकी मुलाकात होती है रेजिना से, जो कि कंपनी की सीईओ है। रेजिना कहती है कि शहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते जा रहे हैं। ईथन उससे सवाल करता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं क्या कर सकता हूँ? रेजिना गंभीरता से जवाब देती है, तुम हम सबको बचा सकते हो। ईथन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी रेजिना उसे और जूड को एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है साइंटिस्ट बिली से। वह उन्हें एक अजीब मशीन दिखाता है, टाइम मशीन। बिली बताता है कि इस मशीन को ईथन के पापा रिचर्ड ने बनाया था। उन्होंने इस टाइम मशीन से एक मैसेज फ्यूचर में यानी साल 2467 में भेजा था। और हैरानी की बात यह थी कि वहां से भी एक मैसेज वापस आया। वो मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, उसे भेजो। ये देखकर ईथन चौंक जाता है। वो पूछता है, ये मैसेज फ्यूचर से कैसे आया और उन्हें मेरा नाम कैसे पता? रेजिना बताती है कि ये मैसेज 400 साल आगे के समय से आया है। ईथन का दिमाग घूमने लगता है। वो सोचता है, अगर लोग बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते तो फिर 400 साल बाद ये लोग कैसे जिंदा हैं? और इन लोगों को कैसे पता कि हम कौन हैं? इन सारे सवालों के जवाब उसके पास नहीं होते। उसे समझ नहीं आता कि उसे फ्यूचर में क्यों भेजा जा रहा है या ये मिशन क्या है। लेकिन इतना साफ होता है, ये कोई आम काम नहीं है। इस मिशन के पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है। रेजिना गंभीर लहजे में ईथन से कहती है, तुम्हें इस मशीन के जरिए 400 साल आगे फ्यूचर में जाना होगा। वहां जिस व्यक्ति ने यह मैसेज टाइप करके भेजा है उससे मिलना होगा। हमें यह जानना है कि उन्होंने हमें यह मैसेज क्यों भेजा और क्या उनके पास इस बीमारी का इलाज है। अगर उनके पास इसकी कोई दवाई है तो लेकर आनी होगी। रेजिना आगे समझाती है कि हजारों लोग यहाँ ऑक्सीजन की कमी और बीमारी से मर रहे हैं। इस दुनिया को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, फ्यूचर में जाकर उस दवा को खोजना। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। बिली चेतावनी देता है, इस मिशन में एक बड़ी समस्या है। हम तुम्हें वहां भेज सकते हैं, लेकिन वापस लाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तुम्हें फ्यूचर में ही कोई रास्ता खोजना होगा जिससे तुम वापसी कर सको। ईथन ये सब सुनकर चौंक जाता है। वो नाराज होकर कहता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इतना कहकर वहां से निकल जाता है। बाद में ईथन और उसका दोस्त जूड एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। ईथन भावुक होकर कहता है, मैं अपने पापा रिचर्ड की तरह अपनी वाइफ को कभी अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं उसे इस हाल में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तभी जूड उसे समझाता है, तुम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए भी जा रहे हो। तुम उसके लिए दवा लेकर वापस आओगे, यही तुम्हारा मकसद है। इन शब्दों से ईथन का मन बदलने लगता है। रात को ईथन घर जाकर अपनी पत्नी से सब कुछ कहता है। ईथन की सब बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोलती है, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? क्या तुमने देखा नहीं, पिछले साल मेरी क्लास में 20 बच्चे थे, अब सिर्फ 12 बच्चे हैं। लोग एक एक करके मर रहे हैं। वो आगे कहती है, अगर तुम्हारे जाने से लोगों की जान बच सकती है तो ये मत सोचो, जाना ही होगा। अगर तुम ये करोगे तो मुझे तुम पर गर्व होगा। मुझे भरोसा है तुम जरूर मेरे लिए दवा लेकर वापस आओगे। यह सुनकर ईथन का संकल्प और मजबूत हो जाता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, ईथन एक छोटा सा मेटल फ्लावर अपनी पत्नी के पास रख देता है। वो लोहे की कुछ पंखुड़ियों से बना होता है। उस पर लिखा होता है, आई विल बी बैक। इतना लिखकर ईथन चुपचाप वहां से निकल जाता है। जब ईथन जा रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसकी वाइफ वास्तव में सोई नहीं होती, लेकिन दिल ही दिल में अपने पति को जाते हुए देख रही होती है और शायद विदा भी कर रही होती है, बिना कोई शब्द कहे। अब ईथन क्रॉनिकॉर्प कंपनी के लैब में पहुंच जाता है। रेजना पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। ईथन सामने आकर गंभीरता से कहता है, अगर उस दवा का एक बूंद भी मुझे मिलेगा तो मैं सबसे पहले उसे अपनी वाइफ को दूंगा। अगर तुम ये बात मानती हो तभी मैं इस मिशन पर जाऊंगा। रेजिना कुछ पल चुप रहती है, फिर सहमति में सिर हिला देती है। उसने ईथन का इरादा समझ लिया था। अब ईथन टाइम ट्रैवल सूट पहनता है और मशीन के अंदर रेडी हो जाता है। बिली उसे एक छोटा सा एडवांस डिवाइस देता है। ये जार्विस जैसा एडवांस रोबोट है। वह कहता है, ये तुम्हारी हर मूवमेंट रिकॉर्ड करेगा और तुम्हें सारी जरूरी बातें बताता रहेगा। अब मशीन ऑन होती है। काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। दोस्तों, ये सीन सच में कमाल था। भयानक स्पीड में टाइम ट्रैवल होता है। वो वहां से गायब हो जाता है और अचानक ईथन बेहोश होकर फ्यूचर के एक घने जंगल में गिरता है। उसकी आंख खुलती है और वो देखता है उसका सूट जल रहा है। वो उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग और भी तेज हो जाती है।
आखिरकार वो मजबूर होकर अपना सूट उतार देता है और दूर फेंक देता है। जैसे ही सूट छलकर फटता है, वो ध्यान देता है कि उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। इतनी प्राकृतिक सुंदरता देखकर ईथन हैरान रह जाता है। कितना सुंदर है ये सब, वो खुद से बोलता है। शायद जिंदगी में पहली बार उसने पेड़ पौधों को इतने पास से इतनी ताजगी से देखा था। अब वो अपने गैजेट की मदद से रूट को फॉलो करने लगता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इंसान का कंकाल दिखाई देता है। वो डर जाता है। उसके कॉलर पर ईथन वाइट लिखा हुआ होता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। वो कंकाल की खोपड़ी पर एक गोली का निशान भी देखता है। फिर उसके पास पड़ा हुआ डिवाइस देखता है जो हूबहू उसके गैजेट जैसा है। वो अपने डिवाइस से उस डिवाइस के बारे में पूछता है तो डिवाइस बोलता है उसे टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता। ईथन ध्यान देता है कि कंकाल के हाथ पर भी वैसी ही वॉच होती है जैसी उसके पापा ने उसको दी थी। दोनों थी तो एक जैसी, पर दोनों में दो अलग कलर की लाइट्स थीं। जो वॉच ईथन ने पहनी होती है उसमें रेड लाइट होती है, पर कंकाल वाली वॉच में ग्रीन लाइट होती है। ईथन उस पुराने डिवाइस को ऑन करता है। उसमें सिर्फ 2% बैटरी बची होती है और वीडियो नहीं, सिर्फ ऑडियो चलता है। ऑडियो में एक कांपती हुई आवाज आती है, चिंता मत करो। इसके बाद अचानक एक गन फायर की आवाज सुनाई देती है। ईथन चौंक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे लगने लगता है कि ये आवाज कहीं मैंने ये पहले भी सुनी है। हाँ, जरूर सुनी है। वो दिमाग पर जोर डालने लगता है क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब ईथन को ऐसा महसूस होता है जैसे इस दुनिया में अब कोई भी जिंदगी बाकी नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है और वो खुद भी अंदर से टूट चुका है। थोड़ी देर बाद प्रेजेंट गैजेट की मदद से वह एक छोटी सी आग जलाता है और उसके पास बैठ जाता है। भूख लग रही थी तो वह पास के कुछ फल इकट्ठा करता है और खा लेता है। खाने के कुछ ही देर बाद आसमान में बिजली चमकती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए ईथन अचानक दूर से आती एक रोशनी देखता है। कोई शख्स उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वो घबरा जाता है। सोचता है कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। वो डर कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है। दरअसल जिस फल को उसने खाया था उसमें जहर था। वो आदमी उसके पास आता है और उसके बॉडी में एक इंजेक्शन लगाता है। थोड़ी देर बाद ईथन की आंखें खुलती हैं और जब वो उस शख्स का चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है। वो कोई और नहीं, उसका पुराना दोस्त जूड था। जूड मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने स्ट्रेस सिग्नल भेजा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। हमने गैजेट के जरिए देखा था कि तुम जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो और मुझे तुम्हारा साथ देना ही था। अगले दिन सुबह ईथन जूड को उसी कंकाल के पास लेकर जाता है जो उसे पहले दिखा था। कंकाल को देखकर जूड भी चौंक जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि मामला कितना गंभीर है। अब दोनों मिलकर दवाई की तलाश शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द वापस जाना है। वो अपने एडवांस गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और एक रास्ता खोजते हैं। चलते चलते उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। ईथन चुपचाप जाकर उस दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और जूड पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी दरवाजे से एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट बाहर आता है और ईथन की आंखों को स्कैन करता है। जैसे ही स्कैनिंग पूरी होती है, दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल बहुत ही एडवांस और रहस्यमय होता है। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक सिस्टम दिखाई देता है जो वेलकम ईथन नाम का एक मैसेज प्ले करता है। तभी एक और मैसेज आता है, डीएनए को सत्यापित करना होगा। ईथन जैसे ही सिस्टम के आगे हाथ रखता है, उसकी कलाई की घड़ी अपने आप एक्टिव हो जाती है और उसके खून का सैंपल निकाल लेती है और वॉच की लाइट रेड से ग्रीन में बदल जाती है। अब दोनों समझ जाते हैं कि ये जगह क्रोनिकॉर्प कंपनी से जुड़ी है। अब सिस्टम में आखिरकार उस हादसे की फुटेज दिखती है। डिस्प्ले में दिखाया जाता है कि कैसे उस दिन रिचर्ड ने अपने बेटे को वही प्रेजेंट वाली घड़ी गिफ्ट की थी। उससे पहले लैब में होने वाली इंसिडेंट को वो दिखा रहा होता है। हम देखते हैं कि रिचर्ड टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर में एक मैसेज सेंड करता है। तभी रिप्लाई आता है, सेंड ईथन वाइट। ये देखकर रिचर्ड बेहद हैरान हो जाता है, लेकिन अकेला वो नहीं, रेजिना और बिली दोनों भी हैरान हो जाते हैं। रेजिना चौंक कर पूछती है, इन लोगों को तुम्हारे बेटे का नाम कैसे पता? रिचर्ड चौंक कर जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता, ये सब मेरी समझ से बाहर है। रेजिना फिर पूछती है, ये लोग सिर्फ मैसेज क्यों भेज रहे हैं? वो सामने आकर हमसे बात क्यों नहीं करते? तभी बिली बोलता है, पावर फेलियर हो रहा है। अगर पावर सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो तो उस तरफ से कोई भी इस तरफ आ सकता है। वीडियो प्ले होते ही वहां भी पावर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ईथन को अब जूड पर थोड़ा शक होने लगता है। वो पूछता है, अगर जहरीला फल खाते ही कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट आ सकता था तो फिर तुम ही क्यों आए? इस पर जूड जवाब देता है, अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलकर पावर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम अब भी तुम्हारी वाइफ को बचा सकते हैं। ये सुनकर ईथन भड़क जाता है, तुम हर बार मेरी वाइफ का नाम लेकर मुझे इस्तेमाल कर रहे हो।
और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान टाइम मशीन के लॉन्च होने के लिए अब सिर्फ 3 घंटे 30 मिनट बचे होते हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इन 3 घंटों में अब उन्हें 3 बड़े काम पूरे करने हैं। पहला, पता लगाना कि इस तरफ से किसने मैसेज भेजा था। दूसरा, ऑक्सीजन सिकनेस की दवाई ढूंढनी है। और तीसरा, वहां की पावर सप्लाई को ठीक करना है, वरना बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। अब वे दोनों सिटी में जाकर देखते हैं। वहां सब कुछ तहस नहस और सब बर्बाद हो चुका है। वहां लोग ऑक्सीजन ना होने की वजह से कंकाल बनकर बिखरे पड़े हैं। लाइन ही लाइन से कंकाल पड़े हुए हैं। वह अपनी वाइफ की क्लासरूम में जाता है, जहां उसकी वाइफ और बाकी स्टूडेंट्स के कंकाल पड़े होते हैं। अपनी वाइफ के कंकाल के हाथ में उसे वही फूल मिलता है जो उसने उसे जाते वक्त दिया था। फूल पर उसकी वाइफ ने लिखा होता है, तुम फिर लौटकर जरूर आओगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। ये देखकर ईथन बहुत भावुक हो जाता है। रोते हुए वो झूठ से कहता है, सब मर जाएंगे, हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। वो कहता है, अगर मैं वाइफ को छोड़कर ना आता तो शायद ये सब ना होता। अब कोई नहीं बचा, सब मर चुके हैं। वो दीवार के सहारे बैठ जाता है और कहता है, मिशन पहले ही फेल हो चुका है। लेकिन जूड उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो। जूड की ये बात सुनते ही ईथन फिर गैजेट की आखिरी ऑडियो प्ले करता है। उसमें आवाज सुनाई देती है और जूड की आवाज एक जैसी होती है। वह शक करता है कि कहीं जूड तो नहीं जो उसे मारना चाहता है। ऑडियो सुनते ही जूड भी डर जाता है। अब जूड जल्दी से अपनी पिस्तौल को निकालकर ईथन पर तान देता है और बिल्कुल उस रिकॉर्डिंग में आई आवाज की तरह ईथन को धमकाता है। फिर जूड कहता है, मैंने तुम्हें शूट नहीं किया और तुम मरे नहीं हो, ये पूरी घटना बदली गई है। तभी उन्हें वार्निंग मैसेज सुनाई देता है, अगर 2 घंटे में पावर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो बहुत बड़ा धमाका होगा। ये सुनते ही दोनों तय करते हैं कि भले पहले 2 काम नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम पावर सप्लाई को तो ठीक करना ही होगा, नहीं तो बड़ा धमाका हो जाएगा। दोनों सुरंग में उतरते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां प्रॉब्लम हो रही होती है। वे जगह एक एक्शन जोन होती है। वे वहां सिस्टम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी रूम का दरवाजा बंद होने लगता है। रूम के बाहर खड़ा जूड ईथन को बाहर बुलाता है, लेकिन ईथन जवाब देता है, अगर मैं बाहर आ गया तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? अगर धमाका हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। यह कहकर वह जूड को धक्का देकर रूम के अंदर ही बंद हो जाता है। जूड बाहर से चिल्लाता रह जाता है। अंदर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही होती है, लेकिन ईथन आखिरकार सिस्टम को ठीक कर देता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। जूड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, ईथन को उठाता है और वहां से बाहर ले जाता है। अब पावर सप्लाई फिर से एक्टिव हो जाती है, यानी तीसरा काम, पावर सप्लाई को दुरुस्त करना, पूरा हो चुका होता है। ईथन अब वहां की सारी चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन और जूड में बहस हो जाती है। तभी ईथन को एक आइडिया आता है। वह अपने नए गैजेट की बैटरी निकालकर पुराने डिवाइस में डालता है और उसमें वो वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो में रिचर्ड ईथन से बात कर रहे होते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हारा डीएनए इस मशीन में होगा तो ये एक्टिवेट होगी, लेकिन ध्यान रखना, ये मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वे इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें सबको बचाना पड़ेगा। फिर हम रेजिना और जूड को देखते हैं, जहां रेजिना कहती है, इन सब लोगों को मर जाने दो। अगर ये सारे लोग मर गए तो दुनिया फिर से ठीक हो सकती है। पेड़ पौधे वापस आ जाएंगे और ऑक्सीजन फिर से बनने लगेगी। रेजिना चाहती है कि वही फ्यूचर में जाए ताकि बच पाए, लेकिन रिचर्ड बोलता है ये मशीन ईथन के डीएनए से ही एक्टिवेट होगी। तो रेजिना बिली से पूछती है कि क्या उसे यह मशीन ऑपरेट करनी आती है। बिली जवाब देता है, हाँ मुझे आता है। जैसे ही बिली हाँ बोलता है, रेजिना बिना कुछ सोचे रिचर्ड को शूट कर देती है। वहीं रिचर्ड की मौत हो जाती है। यही वजह थी कि उस दिन वह अपनी वाइफ और बेटे को बचाने के लिए नहीं आ पाया। यह सच्चाई जानकर ईथन को आखिरकार समझ में आ जाता है कि उसके पापा क्यों नहीं आए थे। उसके दिल से उनके लिए जो नफरत थी वो मिट जाती है। इसी दौरान जूड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अंदर वही वीडियो चल रहा था जिसमें रेजिना जूड से कहती है कि ईथन की माँ को मारकर ईथन को लेकर आओ, वही इस मशीन का की है और हम उसी के जरिए फ्यूचर में जा सकते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद ईथन जूड को बोलता है, तुमने भी मुझे यूज किया है। लेकिन जूड कहता है, मुझे भी तुम्हारे जैसे ही यूज किया गया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब जूड अपने आप को सच साबित करने के लिए खुद को गोली मार लेता है और वहीं मर जाता है। रेजिना ने ईथन को फ्यूचर में इसलिए भेजा ताकि उसके डीएनए से वो मशीन एक्टिवेट हो जाए। ईथन अब सोचता है रेजिना को यहाँ आने से कैसे रोका जाए। तभी अचानक रिचर्ड का पुराना मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, यह मशीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। हम देखते हैं कि रेजिना और उसके साथी टाइम ट्रैवल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे सोच रहे हैं कि कुछ ही समय में जूड ईथन को मार कर आ जाएगा, फिर वो लोग उसको भी मार देंगे, फिर वो लोग भविष्य में चले जाएंगे। लेकिन जब मशीन चालू होती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस मशीन से बहुत सारे पेड़ पौधे बाहर आने लगते हैं। उसके साथ ही मशीन रुक जाती है
और हमें दिखाया जाता है कि ईथन ने मशीन को बंद कर दिया है। रेजिना ये देखकर गुस्से में चिल्लाती है। उन पेड़ों के साथ साथ वहाँ एक वीडियो भी होता है जिसमें रेजिना को रिचर्ड को शूट करते हुए देखा जा सकता है और साथ ही ईथन ने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट भी भेजा होता है। इसी बीच एक अज्ञात रेडिएशन के कारण सारी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है और वे छापा मारते हैं। पेड़ पौधों को जब्त किया जाता है और रेजिना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी लोग यह देखकर भावुक हो जाते हैं कि प्रकृति ने उन्हें पेड़ पौधों के रूप में एक नई शुरुआत दी है। ये न्यूज़ चैनलों पर चलने लगता है। उसकी वाइफ ये सब देखकर बहुत खुश होती है। तभी एक लड़की आकर उसे एक बॉक्स देती है। जब वह उसे खोलती है तो उसमें असली फूल होता है। वह देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब हम फ्यूचर में दिखते हैं। जहाँ ईथन सिटी को देखता है वहाँ सब कुछ हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं, लोग जिंदा हैं और खुश हैं। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।